अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांजेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांजेब के साथ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हम अपनी बात डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम से कि स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होता है। स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम बेसिकली सेट ऑफ वेवलेंथ्स होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की होती हैं, जो कि या तो एब्जॉर्ब हुई होती हैं या एमिट हुई होती हैं किसी भी सब्सटेंस से। ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस से एमिटेड एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनका क्या होता है? सेट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। और सेट ऑफ वेवलेंथ किन का जी? एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो इस सेट ऑफ वेवलेंथ को हम कहते हैं जी स्पेक्ट्रम। ठीक है। स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जी लाइन स्पेक्ट्रम की। लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली अगर ये जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं, ये किसी एटम के ज़रिए हो, ठीक है, यानी एटम से अगर लाइट एब्जॉर्ब हो या एमिट हो तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, सेट ऑफ वेवलेंथ बनता है, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। इसमें डिफरेंट लाइंस होती हैं, हर लाइन की अलहदा वेवलेंथ होती है, शार्प लाइंस होती हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस किससे जी? रेडिएशंस फ्रॉम एटम। ठीक है। तो एटम से जब रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट या एब्जॉर्ब होती हैं तो उनका जो सेट ऑफ वेवलेंथ होता है वो हमें लाइन स्पेक्ट्रम देता है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है जी? शार्प लाइंस होती हैं। ठीक है, शार्प लाइंस होती हैं। ठीक है। और हर लाइन की अपनी वेवलेंथ होती है। ईच लाइन हैज़ इट्स ओन वेवलेंथ, ऑन लैम्डा यानी वेवलेंथ। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एमिटेड रेडिएशन का कैसा लाइन स्पेक्ट्रम होता है और एब्जॉर्ब रेडिएशन का कैसा होता है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होती हैं ये देखें। ठीक है। हम बात कर रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अगर ऐसा हो कि कलर्ड लाइंस हो, डिफरेंट कलर की क्या हो? लाइंस हो। ठीक है जी। और उन लाइंस के दरमियान जो बैकग्राउंड हो, जो बैकग्राउंड हो वो क्या हो जी? डार्क हो। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि अगर ये जो लाइंस हैं वो डिफरेंट कलर की हों, कलर्ड हों, और उनका बैकग्राउंड क्या हो? डार्क हो, तो इसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन, एमिशन के लिए क्या होगा जी? कलर्ड लाइंस, जो लाइंस होंगी वो कलर्ड होंगी, जबकि बैकग्राउंड बी जी, बैकग्राउंड जो है वो क्या होगा? डार्क होगा। अब अगर बात करें दूसरी तरह के स्पेक्ट्रम की, तो दूसरी तरह का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से होगा कि, ठीक है, उसमें ये होगा कि डार्क लाइंस होंगी, डार्क लाइंस है, और बैकग्राउंड इसका क्या होगा? ब्राइट। तो ये है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बताया कि डार्क लाइंस होंगी और बैकग्राउंड जो है इसका क्या होगा? ब्राइट होगा, सिंपली लाइट होगा। तो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब बात कर लेते हैं बैंड स्पेक्ट्रम की, जो कि इसकी दूसरी टाइप है।
लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम इस तरह बनता है कि काफ़ी सारे कलर्स होते हैं और वो एक दूसरे के अंदर इस तरह डिफ्यूज़ हुए होते हैं कि उनकी बाउंड्री शार्प नहीं होती, वो बैंड्स बना लेते हैं डिफरेंट कलर्स के, ठीक है। और ये जो बैंड स्पेक्ट्रम है ये उस सूरत में जब बनता है जब एमिटेड या एब्जॉर्ब रेडिएशन हो रही हो, किससे जी? मॉलिक्यूल से। एमिटेड और एब्जॉर्ब, एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस कहाँ से जी? फ्रॉम मॉलिक्यूल। तो इसको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कलर बैंड्स होते हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है जी? कलर बैंड्स होते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एक और तरह का स्पेक्ट्रम होता है जिसको हम कहते हैं जी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये जो दो अभी हमने पढ़े हैं ना, ये दोनों जो है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, यानी इन टर्म्स ऑफ पैकेट से इन टर्म्स ऑफ क्वांटा जो है वो लाइट निकल रही है इसमें। जबकि यहाँ पे अब हम पढ़ने लगे हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो और तरह का होता है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें जो है वो स्पेस जो है स्पेक्ट्रल लाइंस के दरमियान जो है वो बिल्कुल नहीं होती, ना कोई गैप होता है, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनके दरमियान ना कोई स्पेस होती है, ना ही कोई गैप होता है, बल्कि एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। और जो है वो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था वो क्या था जी? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम था, नो गैप, ठीक है, और स्पेस बिटवीन स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ऐसे को हम कहते हैं जी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और इसकी एग्जांपल क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपका क्या होता है जी? वो आपको पता है, वो होता है आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये बात आपने याद रखनी है अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो अपने ट्रांजिशन के लिहाज से ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये डिफरेंट सीरीज़ में डिवाइड होता है। तो पहली सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं जो कि है जी लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़, ठीक है। लाइमन सीरीज़ जो है वो बेस्ड है किस पे? अल्ट्रावायलेट रीजन पे, ठीक है। ये बेस्ड है जी अल्ट्रावायलेट रीजन पे, यानी इससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो लाई करती हैं अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो कहाँ से होती है? किसी भी हायर एनर्जी यानी nth लेवल से कहाँ जी? फर्स्ट एनर्जी लेवल में, ठीक है। ट्रांजिशन होगी हायर HL लिख रहा हूँ, हायर एनर्जी लेवल, हायर लेवल टू फर्स्ट ऑर्बिट, यानी n इज इक्वल टू 1, ठीक है। p इज इक्वल टू 1। बेसिकली ये जो जहाँ से ट्रांजिशन हो रही होती है उसको हम p से शो करते हैं, और जिस ऑर्बिट में ट्रांजिशन हो रही है उसको 1 से शो करते हैं। तो इसके लिए अगर हम फार्मूला लिखने लगे तो कैसे लिखेंगे जी? 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n², ठीक है। p वो है जिस लेवल से ट्रांजिशन हो रही है और n वो है उस ऑर्बिट का नंबर है जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। तो अगर लाइमन सीरीज़ की बात करें तो चूँकि कहाँ पे आ रही हैं जी? जो है ना फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही हैं, तो p की जगह आप 1 पुट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमसे थोड़ा सा उलट हो गया काम। ये देखें जी, किसी भी कौन से ऑर्बिट से? nth ऑर्बिट से आ रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं? p में, ठीक है।
तो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। तो पी वो है जहाँ पे ये ट्रांजिशन कर रही हैं, एन से आ रही हैं और पी में जा रही हैं। एन हायर एनर्जी लेवल है कोई भी और उससे पी में आ रही हैं। तो अगर इस कंडीशन में देखा जाए लाइमन सीरीज़ में, तो लाइमन सीरीज़ में जो ट्रांजिशन थी वो हमने क्या कहा कि वो किसी भी nth ऑर्बिट से कौन से में है जी, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो आर एच होगा वो उसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, और आर एच की यानी रेडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.0974 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ पर मीटर। ये पर मीटर इसका क्या है जी, यूनिट है। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट सीरीज पे मूव करते हैं जो कि क्या है जी, बाल्मर सीरीज है। ठीक है जी, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो देख लेते हैं बाल्मर सीरीज जो है उसमें वो जो है वो कौन से रीजन में आता है। बाल्मर सीरीज बेसिकली आता है आपका विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन में इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ लाई करती है। दूसरा, इसमें ट्रांजिशन जो है वो कहाँ से होती है जी, इसमें ट्रांजिशन होती है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, ट्रांजिशन होती है इसमें हायर एनर्जी लेवल टू सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, यानी कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रही है जी, आपके पास आ रही है P में N से, जबकि P यहाँ पे किसके बराबर होगा 2 के। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप फार्मूला लिख लेंगे। सीरीज फार्मूला जो है आपका, जो कि क्या है जी 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच, जिस ऑर्बिट में आ रही हैं 1 ओवर पी स्क्वायर होता है, तो 1 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, पिछली कंडीशन में हमने एन की वैल्यू नहीं लिखी, तो एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कौन सी होंगी जी, एन की वैल्यूज़ होंगी एन इज इक्वल टू 2, 3 एंड सो ऑन। 2 से ही आ सकती है ना, फर्स्ट से फर्स्ट में तो नहीं आ सकती। तो यहाँ पे एन की वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पे चूँकि 2 में आ रही है और 2 से बड़ा ही होगा, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा जी यहाँ पे 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी जी, आपके सामने है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज। ठीक है, पास्चन सीरीज जो है वो कौन से रीजन में आती है जी, पास्चन सीरीज आती है आपके इंफ्रारेड रीजन में। इंफ्रारेड रीजन में आती हैं। ठीक है, एक तो ये इंफ्रारेड रीजन में आती हैं, दूसरा इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है जी, वो होती है हायर लेवल से किस में जी, थर्ड ऑर्बिट में। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है, यानी एन से शुरू होके कहाँ आता है जी, पी इज इक्वल टू क्या है 3। तो ये आपके पास आ गया। अब अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो फार्मूला कैसे लिखेंगे जी, 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपने। इसके बाद नेक्स्ट है जी ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट देख लेते हैं। ब्रैकेट सीरीज जो है वो बेसिकली उसमें वो जो है वो भी ब्रैकेट सीरीज भी आपकी जो है इंफ्रारेड रीजन में ही आती है। इंफ्रारेड रीजन में ही आती है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रांजिशन होती है वो हायर लेवल से किस में आती है जी, फोर्थ ऑर्बिट में। यानी कहाँ से जी, एन से P इज इक्वल टू 4 में। ठीक है, और इसके लिए अगर आपने लिखनी हो इक्वेशन तो 1 ओवर लेमडा इज इक्वल टू आर एच
1/4² माइनस 1/n²। यहाँ n की वैल्यूज़ क्या होंगे जी, 5, 6, 7 सो ऑन। इसके लिए हमने n की वैल्यू नहीं लिखी थी, n = 4, 5 सो ऑन। लास्ट सीरीज़ है हमारी जो कि क्या है जी, पफंड सीरीज़ है। पफंड सीरीज़ जो है बेसिकली ये भी इंफ्रारेड रीजन में ही आती है, ठीक है, इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। और इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो हायर लेवल से 5th ऑर्बिट में होती है, यानी n से p = 5 में होती है। इसके लिए अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो 1/λ = RH 1/, हाँ जी, क्या हो जाएगा, 5² माइनस 1/n²। और यहाँ पे इसके लिए अगर n की वैल्यू लिखना चाहो तो वो क्या होंगी, 6, 7, 8 सो ऑन, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उस टेबल से हमें मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ का पता चलेगा। अब यहाँ पे सवाल कुछ इस तरीके से आ जाता है कि किसी भी सीरीज़ की वो कह देता है कि मिनिमम वेवलेंथ कौन सी होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी होगी, या कोई भी वेवलेंथ निकालने का कह देता है। तो उसके लिहाज से हमारे पास फार्मूला है कि अगर हमें कह दिया जाए कि जी मिनिमम वेवलेंथ निकालें किसी भी सीरीज़ की, तो उसके लिए शॉर्टकट फार्मूला है, शॉर्टकट फॉर लैम्डा मिनिमम, ठीक है। अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालने का कहे तो ये आपके पास फार्मूला मौजूद है, लैम्डा मिनिमम = p² RH। यानी आपने क्या करना है, p जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पुट करना है, डिवाइड बाय RH, ये आपकी आ जाएगी मिनिमम वेवलेंथ। अब हमने शॉर्टकट लिखना है, शॉर्टकट फॉर लैम्डा मैक्सिमम, यानी किसी भी सीरीज़ की अगर मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने का कह दे तो वो कितनी होगी जी, वो बराबर होगी उसका जो है जनरल फार्मूला, लैम्डा मैक्सिमम = p² × p + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय RH 2p + 1। ये शॉर्टकट है मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने का। इसी के साथ ही अगर वो कोई भी वेवलेंथ कह दे, मिनिमम मैक्सिमम ना हो, p और n की वैल्यू हो कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, तो तब आपको वेवलेंथ निकालनी पड़ जाए, शॉर्टकट फॉर एनी वेवलेंथ, ठीक है। वो क्या होगा जी, वो आपका बराबर होगा लैम्डा = n² p² ओवर RH × n² माइनस p²। तो ये फार्मूला है। इसी के लिहाज से देखें आपके डिफरेंट सीरीज़ में मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकाली गई हैं। लाइमन सीरीज़ में देखा जाए तो आपको पता है ट्रांजिशन जो है वो फर्स्ट शेल पे होती है, ठीक है। तो p की जगह क्या पुट किया है आपने, मिनिमम वेवलेंथ निकालने के लिए p की जगह 1 पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ 1 पुट किया तो 1/RH आ गया। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए यहाँ आपने 1 पुट किया p की जगह तो 4/3RH, ठीक है। और ये कौन सा रीजन, अल्ट्रावायलेट। इस तरह बाल्मर में क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट में आती है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए आपने ये जो फार्मूला है इसके अंदर हर जगह आपने क्या पुट कर दिया, p की जगह 2 पुट कर दिया तो 36/5RH आ गया, ठीक है। तो लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए आपने क्या किया जी, 2 पुट कर दिया तो वो सिंपली p²/RH था, ठीक है। तो ये आपके सामने टेबल बना हुआ है डिफरेंट सीरीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने का। तो ये आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसकी जी, बोहर्स मॉडल की। तो चले स्टार्ट करते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के चंद एक पॉस्टुलेट को डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला पॉस्टुलेट था, फर्स्ट पॉस्टुलेट ये कहता है
कि जो एटम है आपका, उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो सर्टन ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, और जब तक वो अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। इलेक्ट्रॉन मूविंग इन स्पेसिफिक ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट। ठीक है, तो ये जो है, यानी अगर वो दूसरे ऑर्बिट में मूव कर रहा है और दूसरे में मूव करता जा रहा है तो वो तब तक एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब एक ऑर्बिट से दूसरे में जाए। ठीक है, ये अगेंस्ट द क्लासिकल थ्योरी है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। सेकंड जो इसका पॉस्टुलेट है वो क्या कहता है? सेकंड पॉस्टुलेट कहता है कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो अलाउड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वही स्टेट्स जो हैं वो अलाउड होते हैं स्टेट्स के लिए जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। ऑर्बिट्स अवेलेबल या अलाउड, ऑर्बिट सिर्फ वही अलाउड या अवेलेबल होते हैं फॉर विच एंगुलर मोमेंटम mvr इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π यानी nh/2π होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है जी? ये है आपका सेकंड पॉस्टुलेट। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉस्टुलेट की। ये n जो है ना ऑर्बिट का नंबर है, यहाँ पे लिख देता हूँ n ऑर्बिट नंबर। ठीक है, यानी अगर वो आपको कह देना कि तीसरे ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालो तो 3h/2π कर देना है बस आपने। तीसरा पॉस्टुलेट है वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जंप करता है तो फोटोन ऑफ एनर्जी hf एमिट करता है। यानी फ़र्ज कर लें कि हायर एनर्जी स्टेट थी En, और En से जंप करके इलेक्ट्रॉन किस में आ गया जी? लोअर एनर्जी स्टेट Ep में। ठीक है, तो जो फोटोन एमिट होगा वो फोटोन, उसकी जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी hf के, और ये hf बराबर होगी इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर होगी। ठीक है, जितना हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि जहाँ पे लैम्डा आपका मिनिमम था ना, तो आपने मैक्सिमम एनर्जी निकाली थी बेसिकली। ठीक है, इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, इससे एसोसिएटेड जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये याद रखना। ये आपके सामने आ गया जी बोहर का मॉडल। इसके बाद डी ब्रोगले ने इसकी कोई इंटरप्रिटेशन की। ठीक है, डी ब्रोगले इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो उसने भी ये जो लॉ है, बोहर मॉडल है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो पेश की। तो देखें जी, डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। चलें स्टार्ट करते हैं। देखें डी ब्रोगले ने क्या कहा। डी ब्रोगले ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है वो वेव की तरह एक्ट करता है और स्टेशनरी वेव बनाता है। ठीक है, यानी उसका जो ऑर्बिट है वो उसमें स्टेशनरी वेव्स की तरह मूव कर रहा होता है। ठीक है, सो तो उसके ऑर्बिट की लेंथ होगी, अगर nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो n लैम्डा होगी। यानी वो किस तरीके से मूव करता है ज़रा देखें। अगर ये उसका ऑर्बिट है, ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो किस तरीके से मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या बताया कि वो बिहेव करता है एज अ वेव, और वेव भी कौन सी जी? स्टेशनरी वेव्स बना रहा है वो, कुछ इस तरीके से स्टेशनरी वेव्स बना लेगा वो। ठीक है जी, और स्टेशनरी वेव इसको हम कंप्लीट कर लेंगे अभी। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो मूव कर रहा होगा स्टेशनरी वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की तरह एक्ट करता है। ठीक है, मूव्स इन ऑर्बिट
ऑर्बिट में वो कैसे मूव करता है? एज अ स्टेशनरी वेव, एज अ स्टेशनरी वेव। तो हम स्टेशनरी वेव्स के लिहाज से ही फिर इसकी क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि लेंथ किसके बराबर होगी, यहाँ पे एन लैम्डा के, ठीक है। और एल की जगह आप पुट कर दें जी 2πr, 2πr इज इक्वल टू एन, एच की जगह लैम्डा की जगह एच ओवर पी यानी एच ओवर एम वी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2π, जो कि आपको क्या बता रहा है कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो करेक्ट है, यानी वही जो ऑर्बिट्स हैं वो अलाउड हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इसका मल्टीपल हो, ठीक है। इसी से फिर हमें कंसेप्ट मिलता है किसका जी, क्वांटाइज्ड रेडियाई का, यानी जो रेडियस है वो क्वांटाइज्ड होता है और वो किसका मल्टीपल होता है अभी हम आपको बताएंगे, क्वांटाइज्ड रेडियाई, ठीक है। क्वांटाइज्ड रेडियाई से मुराद ये है कि जब आप क्या करते हैं, जो सर्कुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है उसके nth ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर के m e स्क्वायर, ठीक है। अब ये है nth ऑर्बिट का रेडियस, और इससे अगर आप ये रिलेशन देखना चाहते हैं तो h 4π स्क्वायर के m e स्क्वायर ये सारी नोन है। तो आप क्या करते हैं, ये जो h स्क्वायर ओवर 4π स्क्वायर के m e स्क्वायर इसको आप कह देते हैं सिंपल r1, ठीक है। तो r1 कह देते हैं इस पूरे पोर्शन को, h स्क्वायर और 4π स्क्वायर के m e स्क्वायर। तो यहाँ से जो rn यानी nth ऑर्बिट का रेडियस है वो आप निकाल सकते हैं n स्क्वायर r1 से, n स्क्वायर एज इट इज रहा और बाकी को हमने कह दिया ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या एक और रिजल्ट मिल रहा है कि rn जो है वो प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर से, यानी ऑर्बिट का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उस ऑर्बिट का रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। यानी अगर आप सेकंड ऑर्बिट का रेडियस या थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालना चाहते हैं तो r3 बराबर होगा किसके जी, 3 स्क्वायर r1 के, यानी r3 बराबर होगा 9r1 के। r1 है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस और ये जो r1 है ये बराबर होता है 0.053 नैनोमीटर, ठीक है। इसको मैं क्लियर करके लिख देता हूँ क्योंकि ये आपका यूज़ होता है अक्सर जगहों पे, आप सिंपल फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो r1 जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है वो बराबर होता है 0.053 नैनोमीटर। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ n स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाते हैं और आपके पास जवाब आता जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपको बताना है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आप क्या करते हैं आपका n बढ़ता जाता है तो रेडियस तो बढ़ता है लेकिन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ऑर्बिट्स जो है वो भी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगेंस्ट फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है, ये थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। इसके अगेंस्ट चाहे तो फोर्थ ऑर्बिट बना ले। अब देखें फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है वो कितना होता है, आपको बताया हुआ है, वो होता है r1। दूसरे का क्या होता है, दूसरे का 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4r1, तीसरे का 9r1, ठीक है। अब n बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे रेडियस भी बढ़ता जा रहा है और दो जो ऑर्बिट हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले ये जो डिस्टेंस था ये r1 था, दूसरे के लिए ये डिस्टेंस कितना हो गया जी, 3r1, 4r1 माइनस r1 3r1। तीसरे के लिए ये डिस्टेंस कितना हो गया जी, 9r1 माइनस 4r1 कितना हो गया, 5r1। तो ये डिस्टेंस भी
बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ऑर्बिट्स भी बढ़ता जा रहा है। चलें अब नेक्स्ट देखते हैं क्वांटाइज्ड वेलोसिटी, कि वेलोसिटी जो है ऑर्बिट्स की वो भी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है, यानी वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड होती है और वो किसी एक खास चीज़ का मल्टीपल होती है। तो वेलोसिटी जो कि nth ऑर्बिट में हम निकालते हैं, तो nth ऑर्बिट के लिए जो वेलोसिटी है वो बराबर होती है Fen इज इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर ओवर NH, 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर NH। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा वेलोसिटी जो है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, ठीक है। और 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एच जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी है, ठीक है, 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एच। तो यहाँ से वी एन जो है आपका किसके बराबर आ जाएगा जी, v1 ओवर एन के। v1 किसकी जगह, 2 पाई के स्क्वायर ओवर एच की जगह, ठीक है। तो v1 जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट की में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और v1 जो है उसकी वैल्यू अगर आप निकालें तो ये आ जाएगी 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो बाकी सारा जो है वो इसके साथ मल्टीपल होता जाएगा। आप क्या करते जाएंगे, इस वी एन इज इक्वल टू v1 ओवर n, तो आप क्या करेंगे, हर एक ऑर्बिट में वेलोसिटी को फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी को उस ऑर्बिट के नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, v1 ओवर 2, v1 ओवर 3, v1 ओवर 4, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकल सकती है, ठीक है। यानी अगर सेकंड में निकालनी हो तो क्या होगा, v1 ओवर 2, थर्ड में निकालनी है तो क्या होगा, v1 ओवर 3, और v1 की वैल्यू 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड है। अब बात कर लेते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जीज की। तो एनर्जी भी जो है वो ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड होती हैं, और वो किसका मल्टीपल होती हैं देख लेते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी। एनर्जीज जो है वो कौन कौन सी हैं जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पहले बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिट्स में कैसे वेरी कर रही होती है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी ये अट्रैक्शन की वजह से होती है बेसिकली, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो nth ऑर्बिट में बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी n इंटू nth ऑर्बिट बराबर होती है माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर एन, ठीक है। माइनस किस वजह से आया, क्योंकि ये अट्रैक्शन की वजह से होती है, ये वाली जो एनर्जी होती है ये अट्रैक्शन की वजह से होती है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। तो अगर यहाँ से हम मज़ीद कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट ये बराबर आती है माइनस 2E0 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो E0 है वो आपकी फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है ग्राउंड सेट की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है, E0 जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन आ गया जी n के साथ, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से आप दूर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है। तो ये आपने बातें याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं जी किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर होती है, वो होती है ड्यू टू मोशन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में बराबर होती है हाफ mv n स्क्वायर, अगर v और vn और m की वैल्यू पता हो, वरना काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है nth ऑर्बिट में के ई स्क्वायर ओवर r इंटू 2rn, ठीक है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान रिलेशन भी निकाल सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है nth ऑर्बिट में वो बराबर होती है E0 ओवर n स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का भी इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, n स्क्वायर, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये ड्यू टू मोशन होती है, ये अट्रैक्शन की वजह से नहीं होती, ठीक है जी। ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जी किसकी, टोटल एनर्जी की। तो चलिए देखते हैं टोटल एनर्जी कैसे वेरी कर रही होती है। टोटल एनर्जी,
टोटल एनर्जी क्या होती है जी? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ई एन इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोनों का आप क्या करेंगे? सम करेंगे। जब आप दोनों का सम करेंगे तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा जो शॉर्टकट फार्मूला है, ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वायर। ठीक है, और ये जो ई एन है आपका ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? एन स्क्वायर के साथ, और साथ क्या आ रहा है जी? माइनस। तो ये दोनों जो है वो एनर्जी के फार्मूला है। ठीक है, और उसकी डिपेंडेंस है एन के साथ। ठीक है, अगर आप क्या करें, रेशो ले लें किसकी जी? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, तो वो बराबर आएगी किसके जी? हमेशा 1:-1 के। अगर आप क्या कर लें, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो ले लें, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी की रेशो ले लें, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगी जी? 2:1 के। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशियो ले लें, वो हमेशा बराबर आएगी किसके? 1:-2 के। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, इसको कहते हैं जी आयनाइजेशन एनर्जी। और ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये आपके पास बराबर होती है, देखें ये आपकी एनर्जी के ही बराबर होती है जो टोटल एनर्जी है, लेकिन ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये जो अभी आप टोटल एनर्जी निकाल के आए हैं, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये उसके बराबर ही होती है। ठीक है, यानी ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, लेकिन होती क्या है? पॉजिटिव होती है। तो ई आयनाइजेशन जो है वो किसके बराबर होगा जी? वो इन्वर्सली रिलेट कर रहा है एन स्क्वायर के साथ। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये तो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जो है वो जंप करता है, तो क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाती है। ठीक है, जब लोअर से हायर में जंप करे, तो ये मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट से कहाँ जाए? हायर ऑर्बिट में। ठीक है, तो क्या होता जाएगा? लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी। ई आयनाइजेशन क्या होगा जी? डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी ना, जैसे जैसे आप ऑर्बिट जो है वो आपका बड़ा होता जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कितना पोटेंशियल उस डिवाइस को दे रहे हैं जिसने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है। यानी फर्ज कर लें अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ही बम्बार्ड कराना है एक एटम के ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस को दे के आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल ले। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना पोटेंशियल देना पड़ेगा आपको इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को, वो होगा आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, द एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आप अप्लाई कर रहे हैं नीडेड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन या नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। पोटेंशियल given to external electron, ठीक है, given to external electron to remove electron from an atom। इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल।
और ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये आपका बराबर होता है वी आयनाइजेशन इज इक्वल टू एनर्जी, कौन सी जी, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी का भी एक और फार्मूला आ जाता है हमारे पास। आयनाइजेशन एनर्जी बराबर होती है ई टाइम्स द पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये भी एक फार्मूला आ जाता है आपके पास। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की, ठीक है। एक्साइटेशन से क्या मुराद है, एक्साइटेशन यानी एक्साइट करना इलेक्ट्रॉन को। एक्साइट का मतलब क्या है, आपने उसको लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में भेज देना है, ठीक है। तो एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट लिख देता हूँ, टू हायर ऑर्बिट। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि आपने एटम को क्या कर दिया, एक्साइट कर दिया, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में भेज दिया। तो ये जो एनर्जी है ये बराबर होती है ई एक्साइटेशन, ठीक है। इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। ई एक्साइटेशन ये बराबर होती है जिस ऑर्बिट में आप भेज रहे हो और जिस ऑर्बिट से भेज रहे हो, ठीक है, उनका डिफरेंस। ई फाइनल यानी जिसमें आप भेज रहे हो माइनस ई इनिशियल यानी उस ऑर्बिट की एनर्जी जहां से भेज रहे हो। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी है। अब बात कर लेते हैं किसकी जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ से, एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल, चलें जी। तो ये एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल जो रिक्वायर होता है, जो आप इंसिडेंट पार्टिकल को देते हो कि वो जाके टकराए और क्या कर दे, एटम को एक्साइट कर दे, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में भेज दे, तो वो एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अगर डेफिनेशन आपने लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि आप इतना पोटेंशियल दें, ये देखें, ये लिखा हुआ ना, पोटेंशियल गिवन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, है ना। तो आप इसकी जगह लिखते हैं पोटेंशियल गिवन टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट द एटम या टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। तो इसको कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। और ये जो एक्साइटेशन पोटेंशियल है ये बराबर होता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक्साइटेशन एनर्जी का भी एक और फार्मूला बन जाता है, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई टाइम्स एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। और ये था हमारा आज का लेक्चर। एक चीज़ जो है वो बतानी बाकी रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ये देखें जी, यानी कि एक सवाल आता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालें, ठीक है, जब एक ट्रांजिशन हो रही हो, ठीक है, कहाँ से कहाँ, ग्राउंड स्टेट में जा रहा हो एटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी। दूसरा इसी का जो है ना दूसरा नाम है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस, ठीक है। तो यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा हो, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कहाँ आ रहा हो, एन शेल से आ रहा हो और ग्राउंड स्टेट में जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा हो, फ्रॉम एन शेल टू
ग्राउंड स्टेट, एन शेल से ग्राउंड स्टेट में जा रहा हो तो उसका जो है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं, इसका फार्मूला है n इज इक्वल टू n माइनस 1/2। ठीक है, n जो है वो स्टेट है जहां से वो आ रहा है, और जाना उसने कहा है हमेशा ग्राउंड स्टेट में जाना, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।